आज आप सभी के रस शास्त्र से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ है वो इस क्लास में आप सभी को मिलेगी और कोशिश ये रहेगी कि लगभग प्रश्न जो हैं आपको कराए जाएं और उन प्रश्नों के आंसर भी आप सभी को बताए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आपके जो परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित हो गई है कि जनवरी में ही आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से रेगुलर अगर आपको कुछ प्रश्न MCQ टाइप के कराए जाएं तो आपके टॉपिक जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को जो MCQ की जो सीरीज़ है वो दी जा रही है और इस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि सारे जो टॉपिक हैं आपको क्रमबद्ध जो है तैयार होते जाएं। तो चलिए, रस शास्त्र के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे आप रस शास्त्र में आपने पढ़ा था तो शुरुआत जो है रस शास्त्र की रुद्र से होती है, तो प्रश्न भी हम भगवान रुद्र से ही शुरू करेंगे। और रुद्र किसको कहा जाता है आप सभी को पता है। तो इसमें प्रश्न इस हिसाब से हो सकता है कि रस की परंपरा में प्रथम भीषक किसको कहा गया है। रस की परंपरा में प्रथम भीषक किसको कहा गया है। अगर भीषक की बात करें तो भीषक जो है जो औषधि देता है या औषध निर्माण से संबंधित क्रियाओं को करता है। तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, धन्वंतरी। तो आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होना चाहिए। तो जैसे रस की परंपरा, बात यहाँ पे रस की हो रही है और रस के प्रथम उपदेष्टा भी किसको कहा गया था, भगवान शिव को। और शिव के बहुत सारे पर्याय हैं, नाम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे शिव का एक और नाम है जिसको रुद्र कहते हैं। ठीक है, तो रुद्र का जो ऑप्शन होगा सही होगा। तो रस की परंपरा में सबसे पहले जो भीषक है वह रुद्र है। और इनके अंतर्गत बताया भी गया था कि रुद्र का जो वीर्य है, रस शास्त्र के अंतर्गत ही रुद्र का वीर्य क्या बताया गया था, पारद। इसमें पार्वती, माता पार्वती या गौरी की भी बात कर लेते हैं। गौरी का जो रज है वह किसे बताया गया था, गंधक को। रज किसे बताया गया था, गंधक को। और उसी तरह से अगर स्त्री बीज देखें, स्त्री बीज, तो स्त्री बीज क्या था, अब्रक, अब्रक को बताया गया। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को कवर करते जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों में अगर देखा जाए तो नागार्जुन से जो चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं और नागार्जुन के कई जो प्रकार हैं, नागार्जुन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से कई जो है नागार्जुन में भी बहुत सारे जो नाम हैं सम्मिलित हैं और वैसे ही बहुत सारे सिद्ध जो हैं यहाँ पे अंकित थे। तो इसमें जो सिद्ध हैं उनमें किनका ज़्यादातर उल्लेख है, कितने सिद्ध जो हैं बताए गए हैं। तो आपको हमने बताया था, आप क्लास चली होगी तो आपको याद भी होगा, अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग संख्याएं लिखी हुई। तो जो कुल जो सिद्ध थे वो कितने थे, तो कुल सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84। और 84 सिद्धों में से अलग अलग सिद्धों ने अलग अलग रस के जो उपदेश हैं वो दिए हैं। रस शास्त्र के बारे में जो उपदेश है अलग अलग सिद्धों का अलग अलग तरीके से मिलता है, वो भी आपको बताया गया। तो रस की परंपरा में कुल कितने सिद्ध हुए, तो रस की परंपरा में कुल 84 सिद्ध हुए, ऐसा जवाब होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रस विद्या संबंधित कितने नागार्जुन हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग नागार्जुनों का उल्लेख अलग अलग जगहों पे मिलता है। तो मैक्सिमम जो है 3 नागार्जुन का उल्लेख मिलता है, लेकिन रस शास्त्र के उपदेष्टा के रूप में अगर देखें तो 2 ही नागार्जुन सम्मिलित होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, प्रश्न अगर आए तो फंसने की जरूरत नहीं है। 3 भी दिया है, 2 भी दिया है, 4 भी दिया है, 10 भी दिया है, लेकिन आपको कौन से जवाब पे टिक करना है, दूसरे पे। मतलब कि 2 नागार्जुन है, नागार्जुन तो 3 थे, 3 नागार्जुनों के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन 2 ने रस शास्त्र के बारे में उपदेश जो है दिया है
तो 2 नागार्जुनों को आप बताएंगे कि रस विद्या संबंधित कितने ना। तो रस विद्या से संबंध जो है बस 2 नागार्जुनों का है, उस तरह से कई नागार्जुन उल्लेखित हैं। कह रहा है द्वितीय नागार्जुन का काल है, जो द्वितीय नागार्जुन है उनका काल कब का था? 6वीं AD में था, 7वीं में था, 8वीं में था या 10वीं में? तो सही जवाब होगा 8वीं जो AD है उसमें द्वितीय नागार्जुन का काल था। द्वितीय नागार्जुन ने जितने भी रस विद्या संबंधित जो भी कार्य बताए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, वो क्या है 8वीं AD में ही बताया है। उसके हिसाब से अगर देखें 5वां अगला प्रश्न है, तो रसशाला का निर्माण नगर या ग्राम के बाहर किस दिशा में करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से संबंधित थोड़ा सा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि दिशा का ज़्यादातर महत्व नहीं होता है रसशाला निर्माण में। वास्तु का निर्माण, वास्तु का ज़्यादातर महत्व जो है चिकित्सालयों में पूछा जाता है। रसशाला या औषधशाला का निर्माण करने के लिए वास्तु नहीं देखा जाता है। प्रसूति के अंतर्गत प्रसूतागार का जो निर्माण किया जाता है वहाँ पे भी दिशाओं का ध्यान रखा जाता है, लेकिन रसशाला के लिए पूछ रहा है तो निर्माण नगर या ग्राम के बाहर किस दिशा में करना चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि निर्माण नगर या ग्राम के बाहर करना है तो किस दिशा में? तो वहाँ पे दिशा का उल्लेख है ही नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, लगभग सभी दिशाओं में या किसी भी जगह जो है हम कर सकते हैं। तो दिशा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सभी दिशा में, लगभग सभी दिशाओं में हम रसशाला का निर्माण करवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रस वैद्य विशारद कितने गुण होते हैं? तो रस वैद्य विशारद का मतलब ये हुआ कि जो वैद्य हैं वह रसों के जो गुण हैं उनको किस हिसाब से बाहर निकालते हैं और वह किस हिसाब से उन पे कार्य करते हैं। तो रस वैद्य विशारद के कितने गुण होते हैं? तो जो वैद्य रसों के गुणों को बढ़ाने का कार्य या रसों के शोधन का कार्य करते हैं, उनके गुणों के बारे में पूछ रहा है। तो कितने गुण होते हैं उसके अनुसार आपको बताना है। तो 4 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं। तो रस वैद्य विशारद कितने गुण होते हैं? तो रस वैद्य विशारद जो गुण हैं वह होते हैं 7। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से कवर करना है और जो आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से याद भी रखना है। फिर कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है रस रत्न समुच्चय में श्रेष्ठ वैद्य कहा गया है? तो रस रत्न समुच्चय में श्रेष्ठ वैद्य किसे कहा गया है? क्या पदहस्त में या अमृत हस्त में, दग्ध हस्त में, उपरोक्त सभी? तो पदहस्त, दग्ध हस्त, अमृत हस्त और उपरोक्त सभी में बताना है। तो आंसर होगा पदहस्त में। पदहस्त में श्रेष्ठ वैद्य कहा गया है। तो पदहस्त कह सकते हैं, पदहस्त वैद्य जो है श्रेष्ठ वैद्य है। उसके अंतर्गत अगला प्रश्न है रस प्रकाश सुधाकर के लेखक हैं? बागभट्ट, सोमदेव, यशोधर भट्ट और माधव उपाध्याय। तो यशोधर भट्ट जो है वो सही होगा। यशोधर भट्ट जो है वो रस प्रकाश सुधाकर के रचयिता हैं या लेखक हैं। इन्होंने, इनकी यह लेख है इनका, यशोधर भट्ट का क्या, रस प्रकाश सुधाकर, जिसमें रसों के निर्माण, शोधन और उनके कार्यकारों के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो सारी बताई गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रसेंद्र सार संग्रह के लेखक का नाम है। जितने भी लेखकों का नाम है, ग्रंथों का नाम है, आप चाहें तो एक जगह लिख करके अलग से आप उसको रट्टा मार के याद कर सकते हो, उसमें समझने समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम भी टेस्ट सीरीज आपको देंगे और उसमें क्या है कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है उसमें आपको समय सीमा दी जाती है और सही करने के लिए कहा जाता है कि उतने समय में आप प्रश्न करेंगे तो आपको हैबिट बनेगा एक तरीके से कि कम समय में कितने प्रश्न आप कर सकते हो, सही कितना करते हैं, और माइनस मार्किंग रहेगा तो आप गलत भी नहीं करेंगे, ये आदत आपको उसमें लग जाएगी। तो इस हिसाब से हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसलिए कह रहे हैं कि दिया जाएगा और इस क्लास में हम आपको लगभग जो डाउटफुल जो टॉपिक है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जो विषय हैं लेखकों का वो आप अपने मन से भी कवर कर सकते हैं। तो रसेंद्र सार संग्रह के लेखक का नाम आप याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है, गोपाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये नाम है कि गोपाल कृष्ण भट्ट जो है वो लेखक है रसेंद्र सार का। अगला प्रश्न समझते हैं हम। रस तरंगिणी के अनुसार गोदुग्ध, दधि, घृत, मधु और गुड़ और शर्करा भी है, इन पांचों द्रव्यों को क्या कहते हैं? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कभी कभी प्रश्न एग्जाम में
यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे गोदुग्ध दिया है, फिर दधी है, घृत है, मधु है, गुड़ है, शर्करा। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये जो चीज़ है यह आप कहीं भी पढ़े हो तो शर्करा मेंशन नहीं होता है। अगर हम पंचगव्य की बात करते हैं तो, पंचामृत की बात करते हैं तो, पंचगव्य भी हम अभी आपको बता देंगे, पंचामृत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गोदुग्ध बस दिया है। तो इससे आपको समझना है कि आगे का जो कंटेंट है गोदधी है, गोघृत है और फिर मधु है और गुड़ है। तो गुड़ मेंशन होना ही चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि ना तो वो पंचमित्र होगा, ना पंचतत्व होगा, ना पंचद्रव्य होगा, क्या होगा, पंचामृत होगा। पंचामृत ही कहते हैं। गोदुग्ध है, दधी है, घृत है, मधु है और गुड़ है। तो ठीक है, शर्करा मेंशन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न ये भी आ जाता है, ये रस तरंगिणी के अंतर्गत बताया जा रहा है। अगर रस तरंगिणी न भी हो, ये चीज़ न भी हो, तब भी आपको यही समझना है कि जो 5 चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सब क्या है, पंचामृत है। उसी तरह से बात आता है पंचगव्य का, जिसमें गोदुग्ध, दधी, घृत, ठीक है, मूत्र और गोबर का रस कह सकते हैं या गोबर का जल। कई लोग गोबर लिख देते हैं, या गाय का जो गोबर है उसका जो जल है, हमने बताया भी था। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5। इन्हें हम क्या कहते हैं, पंचगव्य। क्या कहते हैं, पंचगव्य। अब यह रस तरंगिणी में लिखिए, कहीं लिखिए। पंचगव्य का मतलब पंचगव्य ही होता है, कोई जरूरी नहीं है कि रस तरंगिणी जो है मेंशन हो। अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसी हिसाब से तैयार कीजिएगा। फिर क्या है, इनमें से क्षीरत्रय है, क्षीरत्रय। कई प्रश्नों में इस तरह भी मेंशन हो सकता है, किसी आचार्य का नाम भी हो सकता है। तो आप दिमाग में ये चीज़ मत रखिएगा कि आचार्य के नाम के साथ प्रश्न आएगा तभी आप इसका जवाब देंगे। क्षीरत्रय का मतलब कि क्षीरत्रय मतलब 3 तरह के जो दुग्ध हैं पौधों में, क्षीरत्रय के अंतर्गत रखा गया क्षीरत्रय। क्षीराष्टक भी आपको बताया गया, क्षीराष्टक मतलब 8 तरह के जो दुग्ध हैं वो सम्मिलित हुए। तो क्षीरत्रय मतलब 3 वृक्ष जिनके दूध को औषध के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चरक हो, सुश्रुत हो, किसी और आचार्य का नाम हो। क्षीरत्रय मतलब क्षीरत्रय होता है। तो अर्क, वट और स्नुही क्षीर नहीं होगा। अर्क, असमंतक और स्नुही क्षीर, यहाँ पे आपको सीरीज देखनी है कि अर्क के साथ असमंतक भी होगा और स्नुही क्षीर भी होगा। अगर हम क्षीरत्रय बता रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखिए तो अर्क है, वट है और स्नुही क्षीर है। यहाँ पे वट, असमंतक और स्नुही क्षीर है, अर्क, वट और असमंतक क्षीर है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि स्नुही क्षीर, असमंतक और अर्क ये तीनों एक साथ रहने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, क्षीरत्रय कहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लिया जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पे 2 प्रश्न एक जैसे लिखे हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको टॉपिक भी बताया गया है। धातु को अग्नि में तपाकर जल तक्र दुग्ध में बुझाने को कहते हैं। मतलब जब पूरी तरह से धातु लाल हो जाती है, जो भी धातु है जिनका हमें मारण करना है, तो तपा करके उसको पानी में, तक्र में या दुग्ध में बुझाते हैं तो क्या कहते हैं। ज़्यादातर क्या है, जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तक्र और दुग्ध का भी प्रयोग अन्यत्र जगहों पे नहीं मिलता है। रस शास्त्र में ज़्यादातर कांजी का ही प्रयोग है। कांजी है, गोमूत्र है, कांजी है, गोमूत्र है और त्रिफला क्वाथ है। इन औषध द्रव्यों के अंदर जो धातुएं हैं उनको ले जाकर के बुझाते हैं। तो बुझाने के बाद से सन की आवाज़ आती है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं। तो बुझाने की प्रक्रिया जो है निर्वाप कहलाती है। क्या कहलाती है, निर्वाप। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसे सनपन भी कहते हैं, निर्वाप या सनपन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। अगर निर्वाप न दे करके सनपन अगर दिया रहे तब भी आप समझिएगा कि निर्वाप ही कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, सेम इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफर है। धातु को पिघलाकर उसी में द्रव्यों का चूर्णन कहलाता है। मतलब कोई द्रव्य, धातु जो है हमने उसको पिघला दिया और उसी में द्रव्यों या आप यहाँ पे औषध द्रव्य भी हो सकता है, उसी में औषध द्रव्यों का चूर्णन कहलाता है। चूर्णन का मतलब चूर्णन कहिए या आतप भी कह सकते हैं। आतप भी होता है, अपचूर्णन भी हो सकता है। अपचूर्णन का मतलब
हाथ से रगड़ करके गिराना। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो धातु को पिघलाकर उसी में द्रव्यों का चूर्णन कहिए, आतप कहिए, आप चूर्णन कहिए। आतप का शाब्दिक जो अर्थ है यहाँ पे आवाप से निकल रहा है। तो धातु अगर पिघल गई है उसमें औषधि अपचूर्णन किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, आवाप कहते हैं। ढालन आपको पहले से पता है कि औषधियों को पिघला करके किस में, मूसा में औषधियों को रख करके अगर पिघला दिया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, ढालन की प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, रस शास्त्र के प्रथम आचार्य किसे कहा गया है। और रस शास्त्र का जो प्रथम उपदेष्टा है वो रुद्र भगवान शिव को कहा गया है। उसी तरह से रस शास्त्र के प्रथम आचार्य किसे कहा गया है, तो रस शास्त्र का प्रथम आचार्य जो है वो नागार्जुन है। और नागार्जुन जो है रस शास्त्र के प्रथम आचार्य कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा में। ज़्यादातर या तो पर्याय से प्रश्न हो सकते हैं, संस्कृत नाम से प्रश्न हो सकते हैं, अंग्रेजी नाम के भी हो सकते हैं, और कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है, यौगिक का नाम भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सारी चीज़ों को तैयार कीजिए। कह रहे हैं मुक्ता का अंग्रेजी नाम क्या है, तो मुक्ता का अंग्रेजी नाम जानने से पहले हमें मुक्ता का हिंदी नाम जानना पड़ेगा। तो मुक्ता को हम मोती कहते हैं। और अगर संस्कृत नाम पूछे मुक्ता का तो मौक्तिकम होता है। क्या होता है, मौक्तिकम। तो मौक्तिकम इसका संस्कृत नाम है, हिंदी नाम क्या है, मोती है। और इस तरह से इसे मुक्ता रस शास्त्रों में अंकित है। मुक्ता भी एक तरह से संस्कृत नाम के अंतर्गत ही रखा जाता है, लेकिन संस्कृत में अगर बस नाम पूछे तो आप मौक्तिकम ही कहिएगा। अंग्रेजी नाम पूछा जा रहा है तो मोती है, तो आप बता सकते हैं लेड तो कहा नहीं जाएगा, आयरन कहा नहीं जाएगा, मोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्ल, सिल्वर नहीं कहा जाएगा, तो पर्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रवाल का पर्याय इसमें से है। तो प्रवाल का पर्याय, तो पर्याय आपको इसीलिए पूछा जा रहा था, सिलेबस में दिया हुआ है पर्याय इसलिए क्योंकि पर्याय जो है महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको जितने भी धातु, धातु रत्न, महारत्न, उपरत्न जो बताए गए हैं उनके पर्याय आपको याद करना आवश्यक है, जैसे बताया गया उसी तरीके से जितने भी पर्याय हैं याद कर लीजिए, रट जाइए। तो प्रवाल का पर्याय इसमें से है अम्भ, अम्बसार नहीं है क्योंकि अम्बसार जो है वह मुक्ता का पर्याय है। मुक्ता को हम क्या कह सकते हैं, अम्बसार भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है मौक्तिक, तो मौक्तिक भी आपको पता है, यह भी किसका पर्याय है, मुक्ता का ही है। मुक्ता का पर्याय अम्बसार और मौक्तिक है। यहाँ पे बच जा रहा है कोई नहीं, तो कोई नहीं तो होगा नहीं क्योंकि एक तो है ही इसमें, कौन सा, अंगारक मणि। अंगारक मणि मुक्ता का नहीं होगा, अंगारक मणि किसका होगा, प्रवाल का पर्याय होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जिसको हम अंगारक मणि कह रहे हैं। अगला है स्वेदनी यंत्र। आपको स्वेदनी यंत्र का पूरा उपयोग बताया गया है, पूरी कार्यविधि बताई गई है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको प्रयोग में लिया जाता है। धातुओं का शोधन किया जाता है या जो भी उपधातु उनका शोधन किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है स्वेदनी यंत्र का उद्देश्य क्या है। तो स्वेदनी यंत्र किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाए, तो शोधन के लिए, मारण के लिए, धातु मल शोधन के लिए या मल शौथिल्य के लिए। तो आपके दिमाग में क्या उत्तर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि नहीं शोधन भी हो सकता है, धातु मल शोधन भी हो सकता है, मारण भी हो सकता है, लेकिन स्वेदनी यंत्र स्वेदन इसलिए किया जाता है कि जो धातु के मल हैं वो शौथिल्य हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो ये वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मारण का उद्देश्य होता है। आपको सबसे ज़रूरी है कि मारण और शोधन पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि मारण और शोधन से प्रश्न बनते हैं। मारण का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या है, शुद्धि, किनकी, द्रव्यों की शुद्धि, गुण वृद्धि, गुणों की वृद्धि, फिर कह रहा है कि शुद्धि और वृद्धि, फिर कह रहा है द्रव्य परीक्षा। तो जब भी गुण वृद्धि या शुद्धि अगर एक साथ न रहे तो आप उसको सही नहीं मानेंगे। तो शुद्धि और वृद्धि मतलब कि द्रव्यों के शुद्धि और गुणों की वृद्धि हेतु ही मारण का प्रयोग होता है, बाकी द्रव्य परीक्षा हेतु नहीं होता है। ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शोधन का उद्देश्य। जैसे ही आपने मारण का उद्देश्य पढ़ा उसी तरह से शोधन का भी उद्देश्य आपको दिमाग में रखना है। गुणों की वृद्धि नहीं होती है, विषों का शोधन। शोधन का उद्देश्य तो है, विष को शोधन किया जाता है, लेकिन बहुत सारे अन्य जो हैं उद्देश्य यहाँ पे छूट जाते हैं। तो आपको क्या कवर करना है, आभ्यंतर मतलब अंदर के, बाह्य मतलब बाहर के, मल शोधन मतलब अंदर और बाहर के मलों का शोधन जो है
वह उद्देश्य होता है शोधन का। शोधन का ये उद्देश्य होता है, आभ्यंतर बाह्य द्रव्य शोधन यह जो उद्देश्य है नहीं होगा, अन्य जो है वो भी इस अंतर्गत में नहीं आएंगे। अगला जो प्रश्न है, इस तरह से अगर देखें तो बहुत सारे योग आप पढ़े हैं, तो योगों के नाम पूछ रहा है इनमें से हिंगू का योग है तो हिंगुलेश्वर रस, अमृत मंजरी रस, योगराज और पहला और दूसरा। तो आप अगर देखें तो हिंगू से हिंगुलेश्वर रस आप समझ सकते हो कि नहीं, हिंगू है इसमें तो यह इसका योग हो सकता है। अन्यत्र आपको नहीं लग रहा है कि कोई हिंगू का योग है। लेकिन हम आपको बता दें कि योगराज, योगराज जिसको हम कहते हैं योगराज गुग्गुलू, गुग्गुल भी कहा जाता है, योगराज गुग्गुल बटी, यह क्या है, गुग्गुल का योग है। किसका है, गुग्गुल का या गुग्गुलू का योग है। और हिंगुलेश्वर रस यह किसका योग है, हिंगू का, मतलब हिंगू इसमें उत्पाद के तौर पे मिला है। और अमृत मंजरी रस जो है यह भी हिंगू का ही योग है। किसका है, हिंगू का। तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है योगराज गुग्गुल है, गुग्गुलू का ही योग है, बताया गया आपको। एक चीज़ और, जो 20 प्रश्न में आपको बताया गया सटीकता के आधार पर बताया गया और जो आप पढ़े हैं उस हिसाब से बताया गया। हम आपको बाहर, आपके सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं देने वाले हैं। आपके जो सिलेबस में है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वही प्रश्न आपको बताए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि आपके जो टेस्ट सीरीज हैं उसको जल्दी ही तैयार किया जाए और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप सभी को हर सब्जेक्ट से प्रश्न रेगुलर कराएंगे, रेगुलर बेसिस पे कराते रहेंगे। और समय की बाध्यता है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि लगभग 50 प्रश्न आपको रेगुलर कराए जाए। आप सभी के लिए जो रस शास्त्र के अंतर्गत जो भी रस शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनके लेखकों के नाम भी परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने इनकी रचना की है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हम आप सभी को देंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो इनके ग्रंथों के नाम और जिन्होंने लिखा है उनसे संबंधित हैं। तो पहले जो नाम है भारतीय रस शास्त्र, तो भारतीय रस शास्त्र जो है वामन गणेश देसाई द्वारा लिखा हुआ। आपको इसी तरीके से याद करना है, शताब्दियां जहाँ पे हैं उस हिसाब से शताब्दियों को भी सम्मिलित करके याद कर सकते हैं। पारद विज्ञान, वासुदेव भाई मूलशंकर, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, अब ये जो है आधुनिक युग की हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं आधुनिकता के आधार पर दी गई हैं और शोधन वगैरह जो भी बताएगा वो रसायन के आधार पर बताएगा। तो रस शास्त्र और रसायन में डिफरेंट है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पे नाम आपको अंकित कर दिया गया। आधुनिक जो है लेखक सर पीसी राय जो हैं इनके लेखक हैं। गोरख संहिता बहुत पुराना है, जो सिद्ध है 84 सिद्ध हैं, उसमें से एक गुरु गोरखनाथ का भी नाम आता है। तो गोरख संहिता जो है आचार्य गोरखनाथ द्वारा लिखा गया है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। रसेंद्र चूड़ामणि आचार्य सोमदेव के द्वारा लिखा हुआ है और इसकी भी रचना जो है 12वीं शताब्दी में ही हुई थी। रस रत्न समुच्चय, कई लोग को बार बार बागभट्ट का, एक पहले भी बागभट्ट का नाम आया, तो बागभट्ट जो है भैषज कल्पना के अंतर्गत या औषधि में दवा से संबंधित या व्याधि से संबंधित चीज़ों में उनका नाम ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे जो बागभट्ट हैं वह किनके पुत्र हैं, सिंहगुप्त के पुत्र हैं बागभट्ट। तो ये रसशास्त्र से इनका संबंध यहाँ पे आता है। तो बागभट्ट सिंहगुप्त पुत्र जो है बागभट्ट, उन्होंने रसरत्न समुच्चय की रचना की है। रस रत्नाकर पार्वती पुत्र नित्यनाथ, तो आप ये भी याद रखिए कि यह पार्वती पुत्र थे, नाम क्या था इनका, नित्यनाथ। और इन्होंने जो रस रत्नाकर लिखा है, इसके 5 खंड हैं, 5 खंडों में इसकी रचना की है और इनकी जो रचना है 13वीं शताब्दी में हुई थी। इस पुस्तक की जो रचना है ग्रंथ की वो 13वीं शताब्दी में हुई थी। रस चिंतामणि जो है, रस चिंतामणि की रचना जो है श्री अनंत देव सूरी महोदय, ये पूरा नाम है इनका, अनंत देव सूरी महोदय, इन्होंने इसकी रचना 15वीं शताब्दी में की थी। उसी तरह से रस पद्धति आचार्य बिंदु, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आचार्य बिंदु हर जगह आप देखें तो इनका नाम अंकित है, कई जगहों पे पूछा जाता है। तो आचार्य बिंदु रस पद्धति के निर्माता लेखक हैं, वो 13वीं शताब्दी में इन्होंने इनकी रचना की है। आगे देखते हैं रसेंद्र सार संग्रह, तो यह आचार्य, ये पहले भी आपको बताया गया है, आचार्य कृष्ण गोपाल भट्ट के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। रस सार जो है यहाँ पे देखिए रसेंद्र सार संग्रह कृष्ण गोपाल भट्ट द्वारा, और वही चीज़ आप देखें तो रस सार जो है नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, यह गोविंदाचार्य द्वारा 15वीं शताब्दी में लिखा गया था।
ठीक है। रस प्रदीप जो है प्राणनाथ के द्वारा 16वीं शताब्दी में। उसी तरह से रस कौमुदी देखें तो यह चंद्रशेखर मुनीश्वर के वंशज, मतलब इनके वंशज हैं। कौन? ज्ञान चंद्र शर्मा, ये चंद्रशेखर मुनीश्वर के वंशज हैं। 16वीं शताब्दी में इन्होंने इनकी रचना की। जैसे जैसे देखेंगे तो आप आधुनिक में चले आए हैं। रस जलनिधि, यह पंडित भूदेव मुखर्जी जो कि कलकत्ता के थे, यह भी आधुनिक युग के ही हैं। तो भूदेव मुखर्जी जो हैं कलकत्ता के निवासी थे, उन्होंने 20वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। रस योग सागर जो है यह पंडित श्री हरि प्रपन्न शर्मा द्वारा लिखित है। और रसराज महोदधि जो है खेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा 1923 ईस्वी में लिखा गया था। एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि जो खेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा जो रसराज महोदधि लिखा हुआ है, यह रस औषधियों का बृहद भंडारगार है। इसे क्या कहा जाता है? रस औषधियों का बृहद भंडारगार। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि रस औषधियों का बृहद भंडारगार किस संहिता को या किस ग्रंथ को कहा जा रहा है रस शास्त्र के अंतर्गत, तो वह नाम होगा रसराज महोदधि। या इस तरह से पूछ दें कि रस औषधियों का बृहद भंडारगार जो है वह किसके द्वारा रचित है, तो आप यह बता सकते हैं खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा। ठीक है, और ये 1923 ईस्वी में इनकी जो रचना है हुई थी। ठीक है, बाकी की जो क्लास है आपको अब इसी तरीके से दी जाएगी। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से आपको बताया जाएंगे कि आप इस पर नोट्स बना के आगे की तैयारी अपनी कंप्लीट करते रहिए। ठीक है।